मेरा हेयर बैंड कहाँ गया? तुम्हारा ही है कि किसी और का है? जल्दी बैठो। तब अलाउद्दीन का चिराग, कहीं बैठ जाओ। बैठाइए अलाउद्दीन को, कहीं बैठ जाइए आप। इधर थोड़ा घसा घुसा के बीच में नहीं, ऊपर बैठेगा क्या होके लड़कियां? चलो हट के बैठना कहीं। जाए दादा, और आगे आ जाओ, एक लात मार दो। नहीं कुछ कुछ लड़का इतना सीधा होता है सब, जिसका कोई हद नहीं, बहुत सीधा है भैया। कब आए पटना? अच्छा नया नया है, कोई बात नहीं, बहुत सीधा है। बांग्लादेश के बारे में पढ़ा रहे थे। बांग्लादेश का पुराना नाम, बांग्लादेश का पुराना नाम पूर्वी पाकिस्तान। आगे बढ़े, पूरा कंप्लीट बताया था बांग्लादेश के बारे में। हाँ, चटगांव शस्त्रागार को किसने लूटा? चटगांव शस्त्रागार लूटने वाले सूर्य सेन थे। अच्छा किया कि नहीं? ठीक किया। ऐसे ऐसे एक दो लूटा जाए तो बहुत है। अफगानिस्तान में देखें, तालिबान वाले आज टैंक लूट लिए हैं सब। उसके अमेरिका का टैंक चला रहा है सब, हेलीकॉप्टर लूट लिया सब, कोई गोदाम भरा हुआ AK-47 लूट लिया सब। और जितना 3 लाख फौजियों को अमेरिका ने ट्रेनिंग दिया था ना, उसको कहा कि तुम फौजी रहोगे, आज से तालिबान के फौजी। इससे जाओगे। पूरा एकदम अजीब दिमाग का है सब। ठीक है, कोई हद नहीं। छोटका लड़का सबके खिलौना वाला गाड़ी पे बैठ के घूम रहा है सब, उस सब के लिए अलग दुनिया है। बहुत पीछे है सब अभी हम लोग। चलिए, ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश में पाकिस्तान वालों के देखिए, कोई किसी देश को गरियाता है या किसी व्यक्ति को गरियाता है, ऐसे किसी को शौक नहीं लगा कि बिना मतलब किसी को गरियाते रहे। कुछ ना कुछ वो गलत करता है। ये ससुरा इतना बड़ा चोट्टा है ये पाकिस्तान, कि इस अपने ही देश के, इस पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को गाली देते थे सब। क्योंकि यहाँ के लोग जो है, इनका शकल बंगाल के लोगों से मिलता है। तो बंगाल, पाकिस्तान इधर वाला तंत्र स्मार्ट होता है सब। देखते ना, इधर पाकिस्तानिया कुछ कुछ स्मार्ट होता है, पहाड़ी उड़ी एरिया गोर गोर होता है, स्मार्ट होता है, दिमाग से भले बकलोल होता है सब दिखने। लेकिन स्मार्ट होता है। इन लोगों को गरियाता था सब, काला होता है, बंगाली है, ये है, उल्टा। अरे भाई, किसी के शकल से क्या मतलब है? शकल से क्या मतलब है? अब मोदी जी का शकल देखो ना, दाढ़ी बढ़ा लिए, शकल देखने से है साधु की तरह लगता है, लेकिन है ना प्रधानमंत्री। तो उस इंसान की काबिलियत देखनी चाहिए। शकल देख के क्या करोगे? उस तरह से शकल दिखाओगे तो साधु लगते हैं, लेकिन साधु थोड़ी है कि नहीं प्रधानमंत्री। तो शकल से क्या मतलब है? उस हिसाब से साउथ अफ्रीका या अफ्रीका के लोगों को देखेंगे तो फिर तो उनको कहेंगे कि जीना ही नहीं चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है। तो ये लोग यहीं के लोग को गाली देते थे। और हद तब हो गया चुनाव में। देखिए, इधर जनसंख्या क्या है? ज्यादा है जनसंख्या। इधर क्या है? इधर देखो ना, उधर कौन सी दिखता है? क्या हो गया बहू? बैठो बैठो जल्दी। ये वाला जगह, इधर के लोगों को ये लोग क्या करते थे? गाली देते रहते थे। हद हो गया। कब चुनाव में जो प्रधानमंत्री बनेगा, तो आप ही देखिएगा, जिसका इधर ज्यादा सीट रहेगा, इधर सीटों की संख्या क्या रहेगी? कम रहेगी। उसी तरह से देखिए, उत्तर प्रदेश में सीटों की संख्या क्या रहती है? ज्यादा। बिहार में सीटों की संख्या क्या है? कम रहती है। तो सब नेताओं का मुख्य ध्यान क्या रहता है? उत्तर प्रदेश। एक के बार क्या निकलेगा? 80 सीट। तो चुनाव जब हुआ तो उठपटांग हो गया, ज्यादा सीट मिल गया शेख मुजीबुर रहमान को। किसे मिल गया? शेख मुजीबुर रहमान। अब शेख मुजीबुर रहमान इधर के थे, वो भड़क गया, सही बंगाली हम लोग का प्रधानमंत्री बनेगा, इसको नहीं नहीं देंगे। अरे भाई, ढिठाई का भी एक हद होता है। जनता ने उसे सेलेक्ट किया, चुनाव में अच्छा खासा नतीजा आया, तुम कौन होते हैं बोलने वाले ना? वही सबको बोला कि गिरफ्तार कर लिया, सब जेल में डाल दिया, और यहाँ के लोगों को मारने
बिहार से प्रधानमंत्री बनेगा कोई, तो आप लोग को खुद खुशी होगा कि नहीं? ये कम से कम बिहार को तो ज्यादा ध्यान देंगे। जैसे मोदी जी प्रधानमंत्री है, धोलेरा स्मार्ट सिटी गुजरात, देखते हैं रो रो फेरी चालू होगा गुजरात, मोटेरा स्टेडियम गुजरात, ज्यादा उधर डेवलपमेंट है कि नहीं? तो हर इंसान थोड़ा सा अपनी ओर ध्यान देता है। अब जैसे लालू यादव जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए, भारत की राजधानी पटना बना देंगे, अपना अपना पसंद। अब सीधी सी बात, जब लालू यादव जी जब वो थे क्या नाम, रेल मंत्री, आप बताइए बिहार का सर्वाधिक रेल में विकास कब हुआ था? रेल मंत्री था। भाई इधर से डबल लाइन करके, इलेक्ट्रिक लाइन करके, छपरा में चक्का फैक्ट्री खोल के हुआ था कि नहीं हुआ था? तो हर इंसान को अपना पसंद होता है कि भाई हमारे एरिया से क्या हो जाए, कोई निकले। तो यहाँ के लोग भी खुश थे, तो सोच रहे यहाँ के गोली मारना लगा, हाथ हो गया। यहाँ पर इन लोगों ने कहा कि ये हम लोग का साथ नहीं देता। एक काम करते हैं, पकड़ पकड़ के यहाँ की महिलाओं का रेप कर देते हैं, और जो बच्चा पैदा होगा वो तो हम लोग के डीएनए का होगा, हम ही लोग की तरह हरामी। तो सोचिए, ये अपने देश के नहीं हो सकते हैं सब। ये क्या कभी भारत के एक आदमी दूसरे राज्य को इस तरह से इतना गिरा हुआ काम करेगा? खुलेआम वहां की सेना गोली मारना चालू कर दी यहाँ के लोगों। अब यहाँ के लोग भारत में शरण लेने आ गए, भारत में अथाह भीड़ लग गई। हम लोग को कौन मार, हम लोग अमीर देश के गिनती में आते हैं कि खियाए पिएंगे। यहाँ अपन देश में खाए पिए का ये नहीं सोच रहा, बांग्लादेश वाला है कहां से खाना पीना देगा। लेकिन जान जैसे अफगानिस्तान के लोग बचा के भाग रहे हैं, वैसे ये बचा के भाग रहे हैं, खुलेआम गोली मार देते थे सब। तो भारत के उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, और हमारे थल सेना प्रमुख थे जनरल मानिक शाह। मानिक शाह से कहा गया कि अब आप युद्ध की तैयारी कीजिए। तो कहे कि ठीक है, हम तो युद्ध की तैयारी करते हैं, आप विदेशी भ्रमण देख लीजिए, क्योंकि दुनिया में इन्ने उन्ने न बोले सब, चाइना ना बोले, रूस ना बोले और अमेरिका ना बोले, बाकी तो को तो हम लोग संभालिए लेंगे। यही सब सोच बीच में टांग लड़ाते हैं सब। तो इंदिरा गांधी ने कहा आप उसका टेंशन नहीं लीजिए। अब देखिए, रूस और चाइना में एक समझौता है, इस समझौते के तहत ये एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो इंदिरा गांधी को ये बात पता थी, इसलिए पहले ही चेतावनी दे दी किसको, रूस को। तो रूस ने पहले कह दिया हाँ हम आपकी मदद करेंगे। तो चाइना कह रहा है कि हमको भी तो पाकिस्तान की मदद करना था। तो रूस ने कहा कि कौन चीज समझौता है, कौन चीज समझौता है, एक दूसरे के मामले में अटकने। जब बाप बोल रहा है तो बेटा चुप रहा। तुम शांति से रहो। यहाँ डिप्लोमेसी बहुत काम आई। अगर इसमें पाकिस्तान व चाइना के पास चल जाता तो जीत किसकी हो जाती? क्योंकि वहां फिर रूस के हाथ बंध जाते, रूस कुछ नहीं कर पाता हम लोग का। 1962 की लड़ाई में रूस आया था हमें बचाने, काहे? एक दूसरे के मामले में दोनों टांग नहीं लड़ाता है सब, याद रखियो। इसलिए 1962 में हम लोग की बहुत बुरी हार हुई थी, लेकिन नहीं आया था। तो यहाँ हम लोग को हो गया कि भैया कौन आने वाला है, रूस। और यहाँ से हम लोगों ने अपनी नौसेना को क्या कर दिया, भेज दिया। और यहाँ से नौसेना, ऊपर से वायुसेना, थल सेना, चारों ओर से घेर लिए सब। अब पाकिस्तानी सैनिकों को चारों ओर से घेर के अंधाधुन मारना चालू हुआ। और इधर भारतीय सेना मार रही थी, इधर से नौसेना मार रही थी, और उधर से वायुसेना मार रही थी सर। अब भागे सब कहां पे? तो जहां तहां दिख जाते थे सब पाकिस्तानी, सब मार देता था, तो घर में घुसने लगे सर। और घर में घुसने से पहले ये सब ससुराल सब वहां के आदमी अपने खोज रहा था, मार बेलना, चौकी, लात, जूता, मार ससुर। वहां के लोगे पकड़ पकड़ के देखते थे कि निकाल खींचा, मेजर है पाकिस्तानिया का, मार मार इसको, मार। यहाँ पे बड़ी बुरा मारा गया वहां पे पाकिस्तानियों को। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जो वहां पे थे लोग, ये लोग को, इन लोग के घर और गिरा दिया गया। अब भारतीय ये पाकिस्तान वाले थे, इधर से एयरफोर्स से कैसे हमला करेंगे? यहाँ से हमला नहीं कर पाते थे, एक दो जगह किए भी थे। अभी देखिए एक मूवी वगैरह बनी है भुज वगैरह, यहाँ पर इस लोग सोचे कि यहाँ पे हम लोग हमला कर देते हैं। इनको लगा कि यहां पर हमला करेंगे तो हम पाकिस्तान, भारत का ध्यान इधर है, यहां हमला में हार जाएगा। तो यहां हो गया उल्टा। यहां पे हालांकि पाकिस्तान को जो खुफिया एजेंसी ने जानकारी दिया था, बहुत अच्छा दिया था। यहां एक पोस्ट है लोंगे वाला, क्या है लोंगे वाला, वहां पर केवल 90 फौजियों की ड्यूटी थी। अब पाकिस्तान
पाकिस्तान को लग गया कि 120 जो देखिए एक कंपनी की ड्यूटी रहती है जो वहां पर, तो एक कंपनी में 3 प्लाटून और 30 एक्स्ट्रा में, तो वही 90 से 120 के बीच में एक कंपनी में फौजी रहते हैं। तो यहाँ पर ड्यूटी थी, मेजर चांदपुरी इसके कमांडर थे। पाकिस्तानी यहाँ से 6000 की संख्या में घुस गए सब, अब बड़का बड़का टैंक लेके चल दिया सब यहाँ पर। अब पाकिस्तानियों को सूचना बहुत जबरदस्त मिली थी, अगर वो कामयाब हो जाते सब तो भारत के लिए बहुत दिक्कत हो जाता। 2 फ्रंट हो जाता दोनों ओर यहाँ पर। तो रात में घुसे सब, उस समय की जहाजें रात में नहीं उड़ पाती थी, तो एयरफोर्स हमारी किसी काम की नहीं थी, आई सब रात में एकदम तैयारी में थे सब। मेजर चांदपुरी को कहा गया कि आप हट जाइए, आप मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे, पगला गए हैं, सीख हैं सीख, 1.25 लाख से नीचे बातें नहीं करते हम। सीख लो का तो अलगे एगो स्वैग है, 1.25 लाख नु एक लड़ावा, 6000 को कौन पूछ रहा है। सीख है कितना चाहिए, 1.25 लाख, बोलिए पाकिस्तान वालों को और भेजे, तो भारत की सेना माथा पीट रही है भाई, एक अलगे दुनिया है। ठीक है भाई लड़िए आप। अब भारतीय सेना के पास टैंक मारने के लिए थोड़ी आरसीएल जीप लगी हुई थी जो टैंक को मारने के लिए सफल नहीं हुई थी, लेकिन भारतीय सेना की खुफिया एजेंसी को यह बात बताया गया कि इसमें डरपोक फौजी बहुत ज्यादा हैं सब। इसका फायदा उठा लिया मेजर चांदपुरी ने। वो टिफिन जो होता है ना खाना खाने वाला, माइंस को पहले बिछाए और बीच बीच में एक दो जगह टिफिन और नकली माइंस बिछा दिए। पाकिस्तानी टैंक घुसा, धड़ाम से उड़ गया, क्योंकि एक दो तो ओरिजिनल था, दूसर को उड़ा, वही में एगो का कमांडर उड़ गया। जो मेन कमांडर था वो छिटा गया, ले अब बिना कमांडर के हो गया सब। अब भाई जिस सेना का कमांडर है चिथड़ा उड़ जाए, सेना का तो मनोबल वैसे गिर जाएगा। लेकिन पीछे से आदेश था कि तुमको लड़ना ही होगा, 120 को तो फौजी हैं सर। अरे 120 को ऐसा, वो में एक अकेले को 1.25 लाख का इंतजार कर रहा है। अब ये लोग ने टैंक के इनकी इतनी दहशत हो गई कि ये पैर नहीं आगे बढ़ा रहा था सब। रात भर इंजीनियरों की पूरी बटालियन बुलाया सब, और टैंक माइंस निकलवाया सब रात भर। भाई माइंस निकाल बहुते माइंस बिछाया। सुबेरे जब भोर हुआ तो छोट मोट गोलियां भी चलती थी सब यहाँ पर। तो माइंस से इन लोगों के अंदर बहुत ज्यादा डर बैठ गया था, तो आधा टाइम तो माइंस में चला गया। भोर जब हुआ तो देखे सब किसे चले, तो नकली माइंस लगी ले यहाँ पे, हम लोग तो इसी में फंस गए, हमला करो यहाँ पर। तो हमला करने के लिए वो पहले से बैठा था सब तैयार एकदम। एकदम पहली किरण के साथ बहुत भीषण लड़ाई हुआ। आधा घंटा तक ये लड़ाई हो रहा था, तब तक कि एयरफोर्स तो रात का ही खत्म होने का इंतजार कर रही थी। ऊपर से पहुंच गई एयरफोर्स, धो के रख दिया यहाँ पर। ससुरे को बचाना ये चाहिए था, इधर इसमें आग लग गया यहाँ पर। ये तो संभल नहीं रहा था, इधर भी हार गए सब यहाँ पे। तो यहाँ बहुत बुरी इन लोग की हार हुई थी यहाँ पे। लेकिन भारतीय फौजी सब देखिए कितनी, आपको बता इन लोग की सब, जो कमांडर मारा गया था ना, उसकी पत्नी आई थी सफेद झंडा लेके कि हमारे पति का लाश दे दो, दे दिया गया। क्या पाकिस्तान वाला पूछे कि ये लाश मांगने अगर तालिबान से जाते सर तो महिला का क्या हाल करता सर, उन्हीं को लाश बना के भेज देता सर। लेकिन हम लोग में दुश्मनी में भी इंसानियत रहती, ले जो इनका लाश करेंगे कौन चीज यहाँ पे। अब बाकी के जो वहां के ऑन फौजी थे उन लोगों ने अपने फौजियों की लाश लेने से भी इनकार कर दिया। उनको लगा था कि लाश उठाने जाएंगे तो भारतीय सेना मारेगी। अरे हम लोग तो वहां खड़े थे कि फिर मत आए जैसा, तू डर रहा था कि मार देगा सब यहाँ। अब भारतीय सेना कर ले जाओ यहाँ पे, हम क्या करेंगे, नहीं आ रहा था ना, चचा हुए रहेंगे हम, रोज चचा हुआ रहेंगे हम। तो इस एरिया में तो पाकिस्तान का प्लान खत्म। ये चिल्ला रहा है किसको, चाइना को। तो चाइना कह रहा तोरा तो पढ़ने लिखने से तो कोई मतलब है नहीं, हम लोग का पहले से समझौता हुआ है, तोरा क्या पता है, तोरा बस ये पता है हम तोरे लिए हमेशा खड़े हैं। भाई हम तुम्हारे लिए नहीं खड़े हैं, हमारा रूस से पहले से समझौता है, टांग नहीं लड़ाएंगे। अब हम बस तनी मनी हल्ला कर देंगे कि भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये वो दुनिया भर का। तो ये खत्म हो गया। अब इसने अपनी नौसेना को भेजा कि जाओ यहाँ पर बचाने जाओ। नौसेना यहीं मारा गई उसकी। अब ले इसमें तो उसकी नौसेना भी चली गई। अब इसमें एक रास्ता बच गया था इसके पास, अमेरिका। तो अमेरिका से मदद मांगा कि भैया अमेरिका हमारी मदद करिए, हम एकदम मराने वाले हैं, हमारा एगो राज्य चल जाएगा। भाई एक चक्कर में क्या नाम था उसका, शेख मुजीबुर रहमान।
क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान को लेकर सारी राजनीति की उथापतल हुई थी। अब अमेरिका ने कहा कि देख भाई हम उतना दूर से आएंगे कैसे यहाँ, अभी थोड़ा तुम लड़ाई लड़ो। अमेरिका का तो पहले ही अशरफ गनी से कहा था कि थोड़ा लड़ाई लड़िए। अशरफ गनी का क्या हाल हो गया अफगानिस्तान। अब पाकिस्तान को अमेरिका ने एक सबसे खतरनाक हथियार दिया था, पीएनएस गाजी। क्या नाम था? पीएनएस गाजी। ये पीएनएस गाजी एक बहुत ही बड़ी पनडुब्बी थी और उस पनडुब्बी में इतनी क्षमता थी कि भारत का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को डुबा सकती थी। अब ये खबर लग गया किसको? भारतीय सेना को कि भाई पीएनएस गाजी निकल चुकी है। सोचिए सोचिए कौन सीक्रेट मिशन चला रहा है कि भारत को पता चल जा रहा है पीएनएस गाजी निकल चुकी है। जैसे ये कोची को क्रॉस की इस साइड में पता चल गया कि बंगाल की खाड़ी में कौन घुस गया, पीएनएस गाजी घुस चुकी है। और पीएनएस गाजी समुद्र के नीचे चलती है, पता ही नहीं चलेगा। अब आप ही बताइए ना, समुद्र के नीचे कहाँ वेल मछली है आपको पता चलेगा? वैसे ही नीचे नीचे चलती है, सब पता ही नहीं चलेगा, अंदर अंदर मार के चली जाएगी। और हम लोग का आईएनएस विक्रांत बहुत बड़ा था, उसके ऊपर जहाजें उतरती थी, वो यहां से धो रहा था इन सबको। तो आईएनएस विक्रांत को अंडमान निकोबार भेज दिया गया। कहां भेज दिया गया? अंडमान निकोबार में। और हल्ला क्या किया गया विशाखापट्टनम में कि आईएनएस विक्रांत आ रहा है, 1 महीने का राशन चाहिए। सारे दुकान वाले लोग इंतजाम कीजिए, हमको 10,000 अंडा चाहिए, क्योंकि उसमें अंडा उंडा खाने के लिए चाहिए। तो 10,000 इतना चाहिए, मीट की संख्या बहुत ज्यादा चाहिए, सब्जी चाहिए, आटा तेल जितना चाहिए, झूठ थे इतना ऑर्डर चाहिए। कहा गया नौसेना को कि झूठे नहीं, खरीद के रख लो गोदाम में, अगले सीजन में खाया जाएगा। ताकि इतना तो जरूरत है ये रहेगा विक्रांत को, अभी नहीं आ रहा है तुमको। किसी सैनिकों को ये पता नहीं था कि आईएनएस विक्रांत यहाँ नहीं आ रहा है। यहाँ विशाखापट्टनम को सबको बताया गया था कि कौन आ रहा है, आईएनएस विक्रांत। जबकि ये गलत बात थी, आईएनएस विक्रांत नहीं आ रहा था। कहा था? अंडमान निकोबार। अब पूरा हल्ला हो गया। यहाँ पे अंडमान निकोबार में जितने भी आईएनएस विक्रांत के सैनिक थे उन सबको कहा गया कि अपने अपने घर अपनी मैडम को फोन कर दो कि हम आ रहे हैं, एकदम बढ़िया से खाना पीना बना बना के रेडी रखना। काय के लिए मीडिया की तो, मीडिया से आगे तो महिलाएं रहती हैं, पहले मीडिया नहीं था तो महिलाएं आगे बात फैलाती थी। एकदम जैसे खबर हुआ कि उसका आदमी, उसका हस्बैंड आ रहा है, एकदम खूब बढ़िया से है, चलो एक बढ़िया साड़ी खरीद लेते हैं। हाँ वो दुकान पे गई, पूरा हल्ला किया है, आईएनएस विक्रांत पे ड्यूटी है, पायलट है, साड़ी खरीद, मेहंदी उदी लगा देते हैं। मार, पूरा मोहल्ला में हल्ला हो गया। पूरा वहां पे विक्रांत आ रहा है, विक्रांत आ रहा है, विक्रांत आ रहा है। दुकानदार में सब हल्ला हो गया विक्रांत। जैसे कैसे मोदी जी आने वाले रहेंगे तो पूरा पटना के लोगों को हल्ला हो जाता। पूरा हल्ला हो गया विक्रांत आ रहा है। कोनो बकलोलवा यहाँ पे पाकिस्तान का एजेंट बैठल था, वो पहुंचा दिया पाकिस्तान, यही आ रहा है विक्रांत, यही आ रहा है। पीएनएस गाजी कहाँ है रे? चल विक्रांत चल, यहाँ पे जाके मारो यहाँ पे। अब वहां गया ना तो वहां आईएनएस राजपूत खड़ा था। आईएनएस राजपूत को बनाया ही गया था आईपीएनएस गाजी को मारने के लिए, लेकिन किस्मत उस समय हमारी साथ नहीं थी। आईएनएस राजपूत का इंजन खराब हो गया, इंजन खराब हो गया था। इसलिए भारतीय नौसेनाओं का ये टारगेट था कि इंजन खराब हो गया ना, मिसाइलवा काम कर रहा है ना, पीएनएस गाजिए को बुला के लाते हैं एक पास। भाई बकलवा चल गया, मुंह उठे कहा रे भैया का तले उधर से आए। पीएनएस राजपूत क्या कर दिया, मार दिया। टेप चार्ज होते हैं वो नीचे जाके फटते हैं, वहां दागा, वहां पर कुछ नहीं हुआ। देखिए अगर केवल बम फट रहा है उसका तगड़ा झटका, और बम के साथ साथ पनडुब्बी भी ब्लास्ट, दोनों के झटके में अंतर होता है। एक दो को झटका लगा, कुछ नहीं हुआ, सब कैसे बच के निकल गया क्या गाजी। आधा घंटा बाद एकदम भीषण ब्लास्ट हुआ, तब पता चला कि तो चिथड़ा उड़ गया गाजी का। जो ब्लास्ट हुआ था ना, इससे उसके अंदर बहुत सारे चीजें डैमेज हो गए थे, और जो उसका अंदर का हाइड्रोजन गैस का प्लांट था बहुत ज्यादा उसमें हाइड्रोजन गैस बना लिया था। अब उसकी मजबूरी थी या तो ब्लास्ट हो या तो ऊपर आए, क्योंकि ऊपर आएगा तभी निकलेगा, अंदर अंदर हाइड्रोजन छोड़ेगा बुलबुला बन जाएगा, ऊपर तो राजपूत आईएनएस राजपूत खोजिए।
जानता था कहां से बुलबुला निकल रहा है, मार देता वहीं पे। अभी लोग असमंजस में पड़े, तब तक अंदर अंदर गाजी क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया। पाकिस्तान की पूरी तरह से कमर टूट गई थी इस युद्ध में। और इस दौरान यहाँ तो पाकिस्तान पिटा रहा था। अब जरा सोचिए, जो भारतीय सेना बांग्लादेश में घुस चुकी थी, वो अंदर क्या कर रही होगी। वो इतना मार मारी थी वहां के लोगों को, इतना मार मारी थी कि वहां के सैनिकों के पास अब सरेंडर करने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। लाहौर फोन करता था, अब्बा जान क्या करे, क्या करे, तुम वहां पे रहो चुपचाप, यहाँ पे कहते लड़ो अभी। अब अमेरिका ने अपनी सबसे खतरनाक चाल चली। पाकिस्तान ने अमेरिका को कहा, आप हमको इस युद्ध में बचा लीजिए, हम आपको यहां पर भी एगो सेना का अड्डा दे देंगे, आप यहां से चाइना को भी टॉर्चर कर सकते हैं, यहां से भारत को भी मार सकते हैं, हम आपको कराची में भी दे देंगे, अरे आप जो कहिएगा हम सब उठा के दे देंगे, बस हमको इस युद्ध में क्या कर लिए, बचा लीजिए। अमेरिका कहा ये बात है, चल भारत से लड़ने के लिए। अब अमेरिका जो देखेंगे वो जोग्राफिकली भारत से ज्यादा दूरी पर है। अमेरिका को आप देखिए ना, जोग्राफिकली देखेंगे तो अमेरिका क्या है, ज्यादा दूरी पर, और हमसे ज्यादा करीब कौन है, रूस। ये है अमेरिका, यूएस, और ये है रसिया, रसिया, और ये हमारा भारत। अब चाइना तो इसमें बीच में कूदना ही नहीं था, इनको, इनके अब्बा पहले आ गए थे, चाइना कूद नहीं सकता था। अब यहां से अमेरिका ने अपना सबसे खतरनाक विमान वाहक पोत भेजा, जिसमें परमाणु बम पहले से लगे हुए थे सब। उसका नाम था सातवां बेड़ा। क्या नाम था, सातवां बेड़ा। सोचिए, इसके पास इतनी जहाजें थी, इतनी विमान वाहक पोत थे कि ये अपने विमान वाहक पोतों जो पोत थे सब, उसका जो नाम रखा था वो सातवां आठवां ऐसे। अब मान के चले किसी को 18 गो लिखा रहेंगे तो क्या नाम रखेगा, मझिला, छोटका, पतरका, करीका, यही सब ना नाम रखेगा। एक दो गो लड़का रहेंगे सब, तब ना सोच समझ के आदमी नाम रखता है। एक के पास हम लोग के पास एगो था ही तो नाम रखे तो विक्रांत एकदम। उसके इस सातवां बेड़ा चल दिया। अब इंदिरा गांधी के पसीना छूट गया, क्योंकि सातवां बेड़ा आके के बाद युद्ध का माहौल पलट देता। इस पे परमाणु मिसाइलें लगी हुई थी, परमाणु बम से लदा हुआ था। यहाँ पे यहाँ पहुंचा तो इस बीच इंदिरा गांधी को याद आया कि तो हम तो पहले ही समझौता किससे कर लिए, रूस से। रूस को बोले कि थोड़ा सा समझौता कर लिए, तो कहा हमको पहले से पता, हमारा रेडी है 40वां बेड़ा। यहाँ पे कहीं रेडी है तो का लिए रखे हैं, भेजिए उसको, कोई बात नहीं हम भेज देते। यहाँ पे यहाँ से 40वां बेड़ा आके यहाँ पे लंगर डाल दिया। यहाँ क्या कर दिया, लंगर डाल दिया। यहाँ पे कौन आ गया, 40वां बेड़ा। और यहाँ पीएनएस गाजी डूब चुकी थी, हम लोग का विक्रांत खाली था। रूस ने कहा एक काम करते हैं, हम इसको तो जो महीना कहिएगा एक हम रोक देंगे, एक आगे लगा देंगे, आओ तो किन्ने से जाएगा। यहाँ पे यहाँ लगा, इधर विक्रांत को कहिए जबरदस्त धोए। विक्रांत इतना भयानक बम्बार्डमेंट किया वहां पर कि वहां सेना के रहने की जो बिल्डिंग थी, सारा का सारा बिल्डिंगे ध्वस्त कर दिया। अब सेना तिरपाल डाल के रह रही थी, अब क्या होगा, हमरा आएगा सबकी नहीं को बचाने। और यहाँ से कौन आ गया, सातवां बेड़ा। और इसने ऑटोमेटिक मिसाइलों को तैनात करके रख दिया यहाँ पर कि कोई इस रेंज में आएगा ना अपने से मार देगा। इसको बता दिया कि ऑटोमेटिक रेडी है, मत आइएगा यहाँ पर, मार देगा यहाँ पर। अभी बेचारा कभी इधर से भागने के लिए कोशिश कर रहा था, इधर टकरा दे रहा है, कभी इधर से कर रहा है तो इधर टकरा दे रहा है। अब जाएंगे कैसे, वो थोड़े जानता है कि आप सातवां बेड़ा है, ट्रम्प के हैं कि बाइडेन के, वो ऑटोमेटिक सिस्टम है, मार देगा आपको तुरंत यहाँ पे। तो ऑटोमेटिक मिसाइलों को क्या कर दिया, तैनात करके वहां पे रख दिया। अमेरिका की अब पूरी तरह से चाल क्या हो गई, खत्म हो गई, क्योंकि वो रूस से तो लड़ नहीं सकता था। तो अमेरिका ने धमकी दिया किसको, भारत को, कि हमारे इन बेड़ों में परमाणु मिसाइलें रखी हुई हैं। ये कहता है कि हमारे बेड़े में परमाणु मिसाइलें तैनात है, एकदम तैयार है, आप चलाइए तो हम इधर से हम भी चला देते हैं यहाँ पे। तो इन दोनों में आपस में तो हो नहीं सकता था। और यहाँ पर विक्रांत ने पूरी तरह से धो दिया। हालत ये हो गया कि इन सौ के पास खाने पीने का चीज घट गया। 93,000 फौजियों ने भारत के सामने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। कैसे दुनिया थूक रही है अभी अफगानिस्तान के फौजियों को, 3 लाख थे सब तुम लोग। क्या भारत की सेना 3 लाख रहती तो सरेंडर कर देती, यमराज घेरा जाएंगे तो नहीं छोड़ेगा सभी सब, बहुत खतरनाक है यहाँ पे। इसलिए ऊपरे ऊपरे लेके चल जाते हैं, भाई दिए नीचे उतर के देख लेगा तो इनकाउंटर कर देगा सब। अगले दिन आएगा सेना के जवानों ने मार दिया यमराज के दूत को, बहुत खतरनाक। तो यहाँ 93,000 फौज ने क्या किया था, सरेंडर किया था यहाँ पर। और भारत पाकिस्तान पूरी तरह से हार गया। यहीं पे हम लोग की एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। यहाँ जब 93,000 फौज ने सरेंडर किया,
तो भारत ने उन लोगों से साइन कराया कि कहिए कि बांग्लादेश आपका नहीं है। तो कहा कि हाँ, आज से बांग्लादेश पाकिस्तान का नहीं है, यह एक स्वतंत्र देश है। दूसरा कि आप शेख मुजीबुर रहमान को छोड़िए, शेख मुजीबुर रहमान को छोड़ा गया। यहाँ के पहले प्रधानमंत्री कौन बने? शेख मुजीबुर रहमान। और इन फौजियों को भारत ने अपने यहाँ रखा और कहा पाकिस्तान से कि अब आप एक और समझौता कीजिए हमसे। 1972 में इनसे एक और समझौता किया, 71-72 की लड़ाई के बाद शिमला समझौता। शिमला समझौता में कहा गया कि आप कहिए कि आप कश्मीर मुद्दे में किसी और को एंट्री नहीं कराएंगे, नहीं तो इस शिमला समझौता का उल्लंघन माना जाएगा और यह हम फिर आपको कश्मीर मुद्दा फिर हम बल प्रयोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो भारत को यह नहीं कराना चाहिए था। पाकिस्तान क्या शिमला समझौता की बात को मानता है? नहीं मानता है। वो जब न तब यूएनओ में मामला उठा देता है, कभी चाइना से कहता है, कभी अलग अलग देशों से कहता है, जबकि शिमला समझौते में स्पष्ट लिखा गया है कि कश्मीर का मुद्दा जब भी सॉल्व होगा तो कैसे सॉल्व होगा, बायलैटरल सॉल्व होगा। इन पाकिस्तानियों से ज्यादा पढ़े लिखे तालिबानी है सब। तालिबानियों से मीडिया ने पूछा कि आपका कश्मीर के बारे में क्या राय है, तो कहा कि हम पढ़े हैं कि वहां उन दोनों के बीच में एगो समझौता हो गया है, शिमला समझौता। वो दोनों समझे से हमको कोई मतलब नहीं। तो देखिए, तालिबान भले वहां के लिए गलत है, वो अलग बात है कि जब भारत और पाकिस्तान में किसी एक को चुना रहेगा तो डायरेक्टली वो किसी को नहीं चुनेगा, लेकिन आतंकवादियों को वहां पर पनाह दे देगा। उतना बहुत बड़ा भी खतरा हम लोग के लिए नहीं है, लेकिन हाँ, पाकिस्तान के लिए फायदा जरूर है, हमारे लिए घाटा है उतना नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के लिए फायदा है। अब आप बताइए, हम इनके कितने फौजियों को रखे थे? 93,000। अमेरिका यहाँ से लौट चुका था, यहाँ विक्रांत खड़ा था, यहाँ 40वां बेड़ा खड़ा था, यहाँ पर इनकी सेना धोइबे की थी। यहाँ जो सेना लौटे थे सब, इनको यहाँ बांध करके हमला करके कश्मीर नहीं ले लेना चाहिए था उस समय। अब दोबारा मौका आ रहा था वहां पर, उसी समय कश्मीर को क्या करना चाहिए था, ले लेना चाहिए था। पूरी दुनिया जब इतने वर्ल्ड बड़े लेवल पे लड़ाई हो भी गया था, तब क्या कर लेते, कश्मीर चुपचाप हम लोग को ले लेना चाहिए। तो शिमला समझौता कराएंगे, समझौता आदमी से किया जाता है, जानवर से समझौता करके बैठ गए। यही गलती 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। अटल बिहारी वाजपेयी, हालांकि गलती ना होकर एक समझदारी थी कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय पाकिस्तानी जो थे वो पीओके को क्रॉस कर गए थे। इस पीओके को क्रॉस करके 4 जगहों पे एंट्री कर दिए गए थे, बटालिक सेक्टर, कासगर सेक्टर और तोलोलिंग और यहाँ कारगिल, इन जगहों पे कर दिए थे हमला। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने आदेश दिया कि कोई भी आदमी, कोई भी सेना या वायुसेना का बम पाकिस्तान के एरिया में नहीं गिरना चाहिए। तो हम लोग यहीं पर ज्यादा बम्बार्डमेंट किए थे। ये बात एक तरह से अच्छी इसलिए हो गई क्योंकि पूरी दुनिया भारत का एक तरफा साथ दे दिया, क्योंकि हम अपने क्षेत्र में कुछ भी कर सकते हैं, और अगर वहां हमला कर देते तो ये युद्ध घोषित हो जाता। और उस समय दुनिया को बोला गया कि भाई हम आतंकवादियों को मार रहे हैं। किसको मार रहे हैं? आतंकवादियों को। तो आतंकवादी को मारने के, लेकिन जब ये युद्ध खत्म हो गया, 26 जुलाई विजय दिवस हो गया, उसके बाद तो मौका था, है कि नहीं? कहते कि भैया इतना तो हम खाली कर दिए यहाँ पर, अब हमारा जो खर्चा लगा है इसको मारने में, या तो तुम उतना पैसा दे दो हमको, नहीं तो हम तुम्हारा भी खर्चा करा देंगे उतना। यहाँ पर नहीं समझ में आया? हिटलर ने यही ना कर रहा था नौटंकी। यहाँ पे देखिए, कभी भी अगर हम ये सोचेंगे कि प्यार से पाकिस्तान हमको पीओके दे देगा, नहीं देगा। यहाँ पे आगे समझते। तो बांग्लादेश के बारे में समझ गए? बांग्लादेश को मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना था? हाँ, भारत तुरंत मान्यता दे दिया। और 1962 में 2 साल बाद कौन मान्यता दिया? पाकिस्तान। क्यों 72 में? बाद में 1 साल बाद मान्यता क्यों दिया? क्योंकि उसके 93,000 फौजिया जेल में थे सब, और कह रहे थे सब कि मान्यता मत दीजिएगा, तो आप दे देंगे मान्यता ना, तो हम लोग को मार डालेंगे सभी सब। पहले हम लोग को लाहौर बुलाइए। तो भारत उन लोग को क्या भेजा? लाहौर। तब उसने कहा कि हाँ, हम इसको क्या दे देते हैं, मान्यता दे देते हैं। लेकिन पाकिस्तान आतंकवाद से बाज नहीं आता, उसने अपने आतंकवादियों को भेज के शेख मुजीबुर रहमान को मरवा दिया। उन्हीं के ये है शेख हसीना, उस समय छोट थी। 1971 में शेख हसीना क्या थी? छोटी थी, इंटर में पढ़ती थी, लंदन में, बच गई। नहीं तो पूरे खानदान को मरवा दिया था
किसने? पाकिस्तान ने यहाँ पर। और वही बच गई थी क्योंकि वो उस समय कहाँ पढ़ रही थी? इंग्लैंड में। अभी भी पाकिस्तान नहीं चाहता है कि शेख हसीना का वहां पर सरकार रहे। वो अनस्टेबल करना चाहता है और शेख हसीना का भारत से अच्छा रिलेशन रहता है यहाँ पर। वो ज्यादा देखते हैं, कभी बांग्लादेश को लेकर समस्या होती है, हम लोग के बीच में सीमा विवाद भी रहता है, कुछ कुछ रहता है, तो हम लोग उसे क्या कर लेते हैं? सॉल्व कर लेते हैं लगा। तो ये बांग्लादेश समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। दुनिया में सबसे बड़ी किसी फौज ने सरेंडर किया था अफगानिस्तान से पहले, तो किसने किया? पाकिस्तान। और अभी भी सबसे ज्यादा दुनिया में 93,000 का रिकॉर्ड पाकिस्तान के पास है, क्योंकि अफगान के सैनिकों ने अपने ही लोगों से सरेंडर किया है, किसी दूसरे देश के सैनिक से तो किया नहीं। जो 3 लाख अफगानिस्तान के फौजियों ने सरेंडर किया है, क्या अमेरिका के आगे किया है? किसके खिलाफ? तालिबान। तो उन लोगों को भी कहीं ना कहीं तालिबान पे ज्यादा बिलीव था, तो अपने वाला मैटर नहीं था। लेकिन दूसरे की लड़ाई में सबसे बड़ा सरेंडर किसका है? पाकिस्तान। 93,000 फौजी को उन्होंने छोड़ा, और अभी भी उनको लगता है कि हम कश्मीर ले लेंगे। अरे गधा सब, पता है 1900 के इतिहास में पढ़ाया भी नहीं जाता है। तो जो पाकिस्तान की यंग जनरेशन है उनको पता ही नहीं कि ये उनका है। पता ही इस कदर से अपनी बात को छुपाए। उनको कहता है हम जरूर लेंगे कश्मीर को, हम वापस ले लेंगे। ले तो नहीं, जो नो बचल चल जाएगा वहां पे। ये बांग्लादेश समझ में आ गया। अब यहाँ पे ये देश बोलिए कौन सा है? म्यांमार। बांग्लादेश के बगल का ये देश म्यांमार। पहले किसका था? भारत का। म्यांमार पहले किसका था? भारत का था। म्यांमार का पुराना नाम क्या था? बर्मा। पुराना नाम बर्मा। म्यांमार की राजधानी पहले रंगून थी, अभी क्या हो गई है? नेपेताओ। अभी क्या हो गई है? नेपेताओ। अब ध्यान से मेरी ओर देखिए, म्यांमार खोलिए नक्शा में, सब लोग नक्शा में, लाइव वाले सब लोग नक्शा में खोलिए म्यांमार। अभी भी एटलस नहीं लिए हैं लोग। एटलस कहाँ है अपनी आपका? उसमें कर ले लीजिए लोग एटलस। एटलस नहीं रहेगा तो दिक्कत होगा ना। तब जी अलाउद्दीन, हाँ वही है, उसको दिखाइए चश्मा वाला, तो अलाउद्दीन को दिखाइए। अलाउद्दीन दोनों एक में देखो। मिल गया? म्यांमार मिला? लाइव वाले सब लोग म्यांमार खोलिए। ये वाला जगह कौन सा है? म्यांमार। बताइए क्या म्यांमार में पहाड़ है? हाँ, पूरा के पूरा म्यांमार में क्या भरा है? पहाड़। अब मेरी ओर ध्यान से देखिए, इधर एक बार देख लीजिए, फिर नक्शा में देखिएगा लोग एक एक करके। म्यांमार में जो इस साइड से सटा पहाड़ है, इसका नाम है आराकाम योमा। देखिए जो भारत से सट के इस साइड में होगा, लिखा होगा इसे आराकाम योमा। देखिए नक्शा में अपने देखिए अलग अलग अच्छा में लिखा होगा आराकाम योमा लिखा है। म्यांमार नहीं मिला? उसको देखिए, चाइना है वो। और पीछे इस साइड में पेज नंबर कितना है बाबू? 58। पेज नंबर कौन सा है? 58। म्यांमार में कौन सा पर्वत है? आराकाम योमा। आराकाम योमा लाओ तो बाबू एक सेकंड। देखिए बाबू यहाँ पे मेरी ओर ये पेज है, यहाँ पर है म्यांमार। यहाँ पे कौन सा है? म्यांमार। पेज नंबर 58 है। कितना है? 58। मिल गया म्यांमार 58। म्यांमार ये कौन सा पर्वत है भैया? यहाँ साइड साइड में आराकाम योमा पर्वत। पर्वत का नाम आराकाम योमा पर्वत। थोड़ा साइड में देखेंगे तो लिखा होगा अलग अलग है। ये आप सेकेंड हैंड लिए हैं? नया है तो पहले से सब रंगल का है। अच्छा
चलिए ध्यान से देखिए, छोटा छोटा लिखा होगा। मिल गया, ये कौन सा पर्वत है? आराकाम योमा पर्वत मिल गया। पर्वत का नाम आराकाम। भारत और म्यांमार की सीमा कौन बनाता है? आराकाम योमा पर्वत। कौन सा पर्वत? आराकाम योमा पर्वत। अभी मेरी ओर ध्यान से देखिए, यहाँ पर फिर से देखिए, आराकाम योमा पर्वत जो है, इस बीचों बीच में लिखा होगा सान का पठार। देखिए म्यांमार के बीचों बीच में सान का पठार। कौन सा पठार? सान का पठार लिखा है। बीचों बीच में कौन सा पठार है? सान का। अलाउद्दीन मिला? मिल गया। सान का पठार नहीं मिला? मिल गया। बुझा ही नहीं रहा तुमको? नहीं दिख रहा उसमें? चलो घर पे देखना, इधर देखो पहले। यहाँ पे म्यांमार जहां लिखा है ना, देखो कहां लिखा है म्यांमार, उसका उसके जस्ट जहां म्यांमार खत्म हो रहा है वहां देखो क्या लिखा है? सान का पठार। हाँ लिखा है ना, तो उसको सूखा कलर का जो हाइलाइटर है उस पर से पोत दो। हाँ सूखा कलर का है, जो सूखा कलर है वो उधर वाला, उस पर हरा वाला से रंग देगा, दिख बंद हो जाएगा उसी पे। पहले खेती उती करते थे क्या तुम? जल्दी रखो उसको। जाए दादा। हो गया, रंग दिए। कौन सा पठार है? सान का पठार। म्यांमार में कौन सा पठार बाबू? सान का पठार म्यांमार में है। ये फेमस क्वेश्चन है। सान के पठार के पास से दो नदियां निकलती हैं। यहां पहली ओर देख लीजिए, मेरी ओर। एक भारत की ओर से निकलती है नदी, और दूसरी सान के पठार के उस साइड में। जो इंडिया की ओर निकलती है इसे कहते हैं इरावती, और जो इस साइड निकलती है उसे कहते हैं साल्वीन। तो दो नदियां, एक इस साइड एक इस साइड। ब्लू कलर की नदी देखिए, एक इधर से इरावती, एक साल्वीन। इरावती और साल्वीन, इरावती तथा साल्वीन। कौन नदियां? इरावती और साल्वीन। जल्दी खोलिए। मिला? कहां मिला है? मिल गया। सान के पठार के जस्ट ऊपर देखो, एक तो क्या लिखा? खोज लिया ही अलाउद्दीन। यहाँ पे लिखा होगा कौन सा? इरावती। इधर में साल्वीन। लाइव वाले सब लोग को मिला? इरावती तथा साल्वीन। म्यांमार में कितनी नदियां? दो, इरावती तथा साल्वीन। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन कैसे दिया था, देखिए ध्यान से। हल्का सा एक तो इस टाइप का नक्शा बनाया था, यहाँ लिखा था इंडिया, ठीक है, और यहाँ इस टाइप का बना दिया था, ताकि आइडिया लग जाए कि कौन देश है, म्यांमार। और यहाँ क्या लिखा था? इस टाइप का एक्स और वाई लिखा था। कहा था कि दो नदियों के नाम बताइए, इन दोनों नदियों। कोई हिंट नहीं दिया था आपको, बस हल्का सा हिंट आपको क्या था कि यहाँ इंडिया लिखा था, तो पूर्वोत्तर भारत आपको हिंट मिल जाए। और अब बताइए, ये जो नक्शा ना पड़ा रहेगा वो तो मार दिया एक्स और वाई नदियों के नाम, क्या होगा? इरावती और साल्वीन। इरावती तथा साल्वीन। इसके बीच का पठार बोलिए, इसके बीच का पठार? सान का पठार। कौन सा पठार? सान का पठार। कहां पे है भाई? इरावती और साल्वीन नदियों के बीच कौन सा पठार है? सान का पठार। मिल गया यहाँ पे। इसके बाद ज्योग्राफिकली देखेंगे तो म्यांमार में कुछ खास नहीं है। पॉलिटिकली म्यांमार में बहुत कुछ है। म्यांमार को देखेंगे, बीच राजधानी उसकी म्यांमार की कहाँ मिलेगी, मेरी ओर ध्यान से इधर देखिए लो। नीचे समुन्द्र के किनारे इस साइड में आएंगे तो यहाँ मिलेगा नेपेताओ। क्या मिलेगा? नेपेताओ। मिला? रंगून मिलेगा। नेपेताओ तो ऊपर रहेगा। देखिए नीचे में समुन्द्र के किनारे देखिए रंगून। समुन्द्र के नीचे देखिए, नीचे समुन्द्र के पास कौन सा जगह है? रंगून। यंगून लिखा होगा, यंगून। मिला? समुन्द्र के किनारे कौन सा जगह है? यंगून। कौन सा जगह है? यंगून। मिल गया? कौन सा जगह है ये? यंगून। म्यांमार में भारत एक बंदरगाह बना रहा है, कालादान प्रोजेक्ट। क्या बना रहा है? कालादान। कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। यहाँ एक बंदरगाह बना रहा है भारत। कौन, क्या नाम है? कालादान। और ये कौन सा है? रंगून। इसी का पुराना नाम रंगून था, अभी का नाम क्या हो गया? यंगून। अभी का नाम यंगून। मुगल बादशाह, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का मकबरा कहाँ है? यंगून में है।
यहाँ बोलिए ये कौन सा है? कालादान। कालादान, कालादान नहीं दिखेगा अभी तो प्रोजेक्ट बन ही रहा है। मेरी ओर ध्यान से देखना। सान का पठार आप को जहां मिला है उसके नीचे देखिए लिखा होगा मांडले। मांडले, सान के पठार के नीचे देखिए मांडले। म्यांमार जो लिखा है ना उसके जस्ट नीचे, म्यांमार जो लिखा है उसके जस्ट नीचे क्या लिखा है? मांडले। मांडले से कुछ याद है? कोई जेल उल था अंग्रेजों के वक्त में। कौन जेल? मांडले जेल। कौन जेल? मांडले। यहाँ बहुत लोगों को भेजा था सब अंग्रेजों ने, जितना लोग इधर जाते थे उनको इधर भेजता था। मिल गया मांडले। कौन सा जगह है? मांडले। मांडले से नीचे उतरिए नेपेताओ। मांडले से 2 उंगली नीचे नेपेताओ। मांडले से 2 उंगली नीचे नेपेताओ। मिला नेपेताओ, म्यांमार की राजधानी। मांडले का अंतिम अक्षर जो है ना, मेरी ओर देखिए, यहां देखिए, मांडले के अंतिम अक्षर से 2 उंगली नीचे, मांडले से अंतिम अक्षर से 2 से 3 उंगली नीचे क्या मिला? नेपेताओ। मिल गया? नहीं मिला जी। म्यांमार की वर्तमान राजधानी क्या है? नेपेताओ। अब यहां आप देखिए थोड़ा राजनीतिक रूप से, ये जगह कौन सा हो गया? म्यांमार। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा 1937 में इसे भारत से क्या कर दिया गया? अलग कर। कौन सा पर्वत भारत और म्यांमार की सीमा बनाता है? कौन बनाता है? आराकाम योमा। कौन पर्वत बनाएगा? आराकाम योमा। नीचे ये बंदरगाह यंगून, और यहाँ वाला कालादान। ये नदी बोलिए इरावती, ये नदी सल, ये नदी, ये नदी, ये नदी, ये नदी। किसी को दिक्कत? ये नदी कौन सी है? ये नदी। आगे बढ़ जाए। बीच में पठार, कौन सा पठार? म्यांमार की वर्तमान राजधानी। हाँ, वर्तमान राजधानी नेपेता, पुराना नाम बर्मा, पुराना नाम बर्मा। आगे बढ़ जाए। यहां पर आंग सांग सूकी का सत्ता थी। किसकी सत्ता थी? आंग सांग सूकी। वो भारत से बहुत अच्छा संबंध रखती थी, भारत में ही उन्होंने पढ़ाई किया था आंग सांग सूकी। लेकिन वहां के जो सेना प्रमुख है वो आंग सांग सूकी को हटा के पूरी सत्ता क्या कर लिए? हथिया लिए। अब वो जो है सेना प्रमुख, वो चाइना के इशारे पर ज्यादा काम करता है। किसके इशारे पर? चाइना के। चाइना की एक सिंगल सी पॉलिसी है, भारत के जितने पड़ोसी हैं उनको भारत के खिलाफ कर दिया जाए। श्रीलंका को हटाई दिया खिलाफ करके, पूरी तरह से कर्जा वर्जा दे के डुबा दिया। तनी मनी मालदीव बचल है, तो मालदीव से भी भारत का रिलेशन पहले इतना भी स्ट्रांग नहीं रह गया। नीचे वाला खत्म कहानी। ये चट्टा से तो कभी सही होगा ही नहीं। अफगानिस्तान से कभी उम्मीद भी था तो वहां पर दुगुन आ गया। उन सबको कोई मतलब ही नहीं है दुनिया से। यहाँ पर इन सब का भाषा भी ना अजीब होता है। क्या हम लोग कभी कह सकते हैं कि पूरे दुनिया से 370 हटाएंगे? भाई दुनिया से हमको क्या मतलब? कोई स्टेटमेंट देके कहता है कि हम महिलाओं के अधिकार का संरक्षण करेंगे, लेकिन पूरी दुनिया के महिलाओं को बुर्का पहनना पड़ेगा। मतलब बिना हाथ पर पूरी दुनिया के महिलाओं को, यहाँ पर अजीब हाल है। इन सब को कुछ समझ में नहीं। ये केवल इसलिए जीते हैं सब कि वहां पहाड़ है। एक बार ही राजस्थान में घेरा जाएगा सब ना, खुला दूर तक एकदम। अरे वाह, यहाँ पे सब कुछ गोली मारने की जरूरत नहीं, टैंक लेके कचार दो पूरा यहाँ पे। अरे वो जीते हो भगवान भरोसे। वहां पे भारत में भी जो नक्सलाइट जीतते हैं सब ना, कहीं कहीं अभी तक बचे हैं जंगलों के वजह से। हाँ, तो अपने को वीर नहीं समझ जाना चाहिए। एक बार जब तुम मिलो तो आमने सामने थोड़ा सा मुलाकात होती है हवेली पे। उल्टा सीधा काम करता है यहाँ पे। तो हम लोग
का ये पड़ोसी तो खत्म ही हो गया, ये पड़ोसी को अब चाइना ने बर्बादे कर देगा यहाँ पर, क्योंकि चाइना ने तो सबसे पहले, आपको पता है रूस और चाइना अभी भी अपने एक भी आदमी को अफगानिस्तान से बाहर नहीं निकाले हैं और ना ही अपनी एम्बेसी बंद की है, क्योंकि उनके पास पहले से समझौता हुआ है, पहले से क्या है डन है कि हमको, आज चाइना ने मान्यता भी दे दिया किसको, तालिबान को, तो हम लोग नहीं दे रहे हैं। नेपाल को ऐसे ही खराब करके रखा है, यहाँ शेख हसीना जब तक है तब तक रिलेशन ठीक ठाक रहेगा, पाकिस्तान यहाँ से भी थोड़ा सा कोशिश चाइना करता है। म्यांमार में आंग सान सूकी भारत के फेवर में थी, इनको भी हटा के यहाँ क्या कर दिया, सेना कर दिया। तो हम लोग बहुत ज्यादा सॉफ्ट नीति अपनाते हैं, इस वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो ये वाला एरिया म्यांमार समझ में आ गया। म्यांमार के बगल में ये जगह कौन सा है, थाईलैंड, म्यांमार के बगल में जगह थाईलैंड, मिल गया थाईलैंड, मिला कि नहीं मिला, थाईलैंड सफेद हाथियों का देश, सफेद हाथियों का देश थाईलैंड, मिल गया थाईलैंड। चलिए अब इधर देखिए, थाईलैंड की अर्थव्यवस्था में पर्यटकों का बहुत ज्यादा योगदान है, वहां पे पर्यटन क्या है, बहुत सस्ता है, और खाने पीने की चीजें भी सस्ती हैं, और वीजा ऑन अराइवल दे देता है। देखिए वीजा ऑन अराइवल क्या होता है, जैसे आप हमारे क्लास में आते हैं तो पहले आपको एडमिशन लेना पड़ता है, उसके बाद क्लास में आते हैं। कैसा रहेगा, क्लास में आ जाइए, यहाँ आदमी रसीद लेके घूमे, आपको एडमिशन लेना है लीजिए, आपको भी लेना है लीजिए, यही होता है वीजा ऑन अराइवल। हमें किसी देश में जाना है तो पहले से उस देश की एम्बेसी को हम ऑनलाइन रिक्वेस्ट डालते हैं, हम आपके देश में आना चाहते हैं, तो पूछता है पहले पासपोर्ट दिखाओ, तो जैसे वो पासपोर्ट देख लेता है, उसका फोटो पासपोर्ट नंबर, समझ जाता है कि आदमी फ्रेश है, क्योंकि उल्टा सीधा आदमी का पासपोर्ट बनता नहीं है, अब बन जाता है तो जब्त हो जाता है, ताकि देश छोड़ के ना भाग सके। पासपोर्ट अगर ठीक है तो वो देखता है कि आदमी बहुत फेमस तो नहीं है, इधर उधर कोई उल्टा सीधा काम करके तो नहीं भागा है, क्योंकि उल्टा सीधा नेशनल लेवल का काम करेंगे तो हाईलाइट रह जाएंगे यहाँ पर। देख लेता है ठीक है, तो कहता है ठीक है आप पैसा दीजिए, तब ना हम आपको अपने यहाँ आने की अनुमति देंगे। तो 4,000 5,000 20,000 जैसे देश का वीजा है आप दे देते हैं, तो आपको परमिशन मिल गया उस देश में जाने का, और आपको देश छोड़ने की परमिशन है पासपोर्ट, तो पहले पासपोर्ट और उसमें वीजा, अब जाइए एयरपोर्ट पे तो वहां कटाइए टिकट, उसको कोई मतलब नहीं आपके पास है कि नहीं वीजा उजा, बैठेंगे तो वीजा छोड़ देगा, वहां पुलिस आपको जेल में डाल देगी बिना वीजा उतरेंगे तो। अब टिकट कटा के वहां उतर गए, वहां जांच करेगा हाँ इंडिया से आए हैं, अब म्यांमार जाना है पाकिस्तान जाना है, कहेगा वीजा दिखाइए, दिखा दीजिएगा वीजा क्या है भाई, परमिशन है, वीजा पे डेट होता है कितने दिन आप यहाँ रुक सकते। म्यांमार ने थाईलैंड ने क्या कहा, कहा कि कोई टेंशन नहीं, आपको वीजा उजा का कोई टेंशन नहीं लेना, आपके पास भारत का पासपोर्ट है, पासपोर्ट की लाइफ 10 साल होती है, एक बार बनवा लीजिए, अब कहीं से टिकट कटा के कहाँ चलाइए, थाईलैंड आ जाइए, जैसे उतरिएगा ना तो यहाँ किसी को बता दीजिए इंडिया से आए हैं, हमारा वीजा बना दीजिए, तो खड़े वीजा बना देगा, लाइए 2-4 हजार रुपया बना देगा, जाइए घूम लीजिए। इसी को कहते हैं वीजा ऑन अराइवल, आप आ जाइए पहले, टेंशन मत लीजिए हम यहाँ वीजा बना देंगे। तो उसकी अर्थव्यवस्था में पर्यटक का योगदान बहुत ज्यादा है, लेकिन पड़ोसी सब ना एक दूसरे से बहुत जलते रहता है। जितनी पानी वाली जहाजें आती हैं सब, चाहे वो चाइना से आए, कोरिया से आए, ताइवान से आए, जापान से, रूस से, वो सब इसी मलक्का के रास्ते से निकलती हैं सब, और यहाँ से सीधे जिनको इंडिया आना है इंडिया जाए, और जिसे नेशनल लेवल का व्यापार करना है वो इंडिया के नीचे नीचे से क्या हो जाती है, निकल जाती है यहाँ पे। तो इन जहाजों को पता है कि बीच में कहीं कुछ ना मिलने वाला है, सोचिए इतना लंबा रास्ता, अब अगर हम लोग कलकत्ता से दिल्ली जाएंगे इतना छोटा रास्ता में, तो देखते होंगे खाने पीने का सामान रख लेते हो, जो इतना लंबा निकलेगा वो कहाँ खाने पीने का सामान रखे। तो यहाँ से यहाँ के बीच में एक जगह इन लोग को फ्यूल खाने पीने का सामान रखना पड़ता है, तो चौराहे पे पड़ जाता था सिंगापुर। सिंगापुर के डेवलपमेंट का मेन रास्ता यही एकदम चौराहे पे पड़ा है, प्राचीन काल से यही व्यापार हो रहा है। थाईलैंड ने दिमाग लगाया, कह रहा है कि ऐसा ना काम चलेगा,
हम अपना जमीन में बीचवा में से काट देते हैं, उसे जो है जेसीबी लगा के खोदने लगा यहाँ, क्या कि नहर रहेगा, करा नहर। कौन सा नहर? करा नहर। अब देखो भाई, सब जहाज कहेंगे से होता ना, घूम के जिला का क्या जरूरत है, चलो ना सीधे ही, क्या है। अब तो सब सिंगापुर का सब दुकान बंद हो जाएगा, समझ में आ गया कि नहीं। तो करा नहर कौन बना रहा है? करा नहर बना रहा है थाईलैंड। थाईलैंड ये किसको किसको जोड़ देगा? यहां पर है आपका दक्षिणी चीन सागर, और यह है थाईलैंड की खाड़ी। जब इसको काट देगा तो ये कहां उतर जाएगा? अंडमान निकोबार में। कहां उतर जाएगा? अंडमान निकोबार में। तो करा नहर के बनने से सबसे ज्यादा लॉस किसको होगा? किसको होगा? सिंगापुर। थाईलैंड की राजधानी बोलिए? बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी? यहाँ किस धर्म के लोग रहते हैं? बौद्ध। अब बौद्ध सब वैसे भी बहुत शांति प्रिय होते हैं, लोग लड़ाई झगड़ा मारधार नहीं करता है, एकदम शांति से रहता है। जैन धर्म वाला तो और चीटी उटी को भी नहीं मारता है। तो ये हो गया आपका बैंकॉक। बैंकॉक और इस थाईलैंड की राजधानी, ये तीनों को मिला के हम क्या कहते हैं? फ्रेंच ईस्ट इंडिया। तीनों को मिला के फ्रेंच ईस्ट इंडिया में कितने देश? कौन कौन? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस से एक क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से समझिए कि इनमें से कौन सा देश लैंड लॉक है। तो क्या लाओस लैंड लॉक है या नहीं है? लाओस लैंड लॉक है। लाओस कैसा है? लैंड लॉक कंट्री है। लाओस कैसा है? लैंड लॉक कंट्री है, वो चारों ओर से बंधा हुआ है। चाइना ने इनको भी फंसा दिया, केवल किस लिए? क्योंकि भारत की प्लानिंग थी यहां से यहां तक सड़क ले जाने की। ये सड़क ले जाने की प्लानिंग किसकी थी? भारत की। वियतनाम तक सड़क ले जाने की। अब चाइना ने कहा कि सड़क ले जाएंगे तो हमको बीच में कोई ना कोई बाधा उत्पन्न करना पड़ेगा, तो इसने यहाँ के लोगों को कहा कि तुमको नहर बनाने, बिजली बनाने इत्यादि के लिए हमसे कर्जा ले लो 10 साल के लिए। तो बैल सबको कर्जवा लेने में मजा आता है, इन सब को ये नहीं समझ में आता है कि अपने यहाँ के रिजर्व बैंक से या अपने यहाँ के वित्त विभाग से पता कर ले अगले 10 साल में हमारा इनकम कितना होने वाला है। पता चला आप 10 करोड़ कर्जा ले लिए, तो अगले 10 साल में हम आपको लौटा देंगे, और 10 साल बाद आपका 5 करोड़ आया, तो ना ब्याज भर पाएंगे न कर्जा। अब उस देश के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तो लाओस भी किसकी जाल में फंस चुका है? चाइना के जाल में। चाइना इकोनॉमिकल पावर बन के सबको फंसाते जा रहा है। तो लाओस में और कोई खास विशेषता नहीं। लाओस के नीचे वाला शहर देश का नाम है कंबोडिया। क्या नाम है? कंबोडिया। कंबोडिया की राजधानी नैमपेंग। कंबोडिया की राजधानी नैमपेंग। कंबोडिया की राजधानी नामपेंग। तो कंबोडिया में यहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर है। क्या है? मंदिर है, विष्णु भगवान का मंदिर है। किसका? विष्णु भगवान। अंकोर वाट का मंदिर। कौन सा मंदिर? अंकोर। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? अंकोर वाट का मंदिर किस भगवान का है? विष्णु भगवान का। किसने बनवाया था? सूर्यवर्मन। कहाँ के राजा थे? भारत के। सूर्यवर्मन ने बनवाया था। कहां पर बनवाया? कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर, अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये इधर वाला देश कौन सा है? वियतनाम। इधर वाला देश वियतनाम है। कौन सा देश? वियतनाम। वियतनाम में क्या हुआ कि ये वियतनाम समुद्री दृष्टि से बहुत कोना पर था। देख रहे हैं, कोई भी जहाज वहाज जाएगी तो उस पर आराम से नजर रख सकता है। कौन? वियतनाम। यहाँ पर तो रूस चाहता था वियतनाम किसके हिसाब से काम करे? रूस के हिसाब से। तो रूस ने क्या किया, यहाँ उत्तरी वियतनाम के लोगों को यहाँ राजनीतिक पार्टी देकर अपने में मिला लिया। और अमेरिका चाहता था कि वियतनाम उसके हिसाब से चले, तो अमेरिका ने नीचे वाले लोगों को मिला लिया। और इसमें अमेरिका जो था यहाँ के लोगों को हथियार देता था, कहता था मारो उसको। और रूस यहाँ के लोगों को हथियार देता था, कहता था मारो इसको।
मारो मारो, एकदम काटाकुटी करो यहाँ पर यहाँ। और रूस अमेरिका खुद नहीं लड़ते थे। अमेरिका कभी कभी देखता था कि यहाँ के लोग यहाँ भारी पड़ रहे हैं, तो जहाज से जाके बम गिरा के आ जाता था। फोन करता था कि हम ओकरा से लड़ लेंगे, अमेरिका से ना हट रहे हैं। क्या कोई बात नहीं, रुक। यहाँ से आता था, यहाँ बम गिरा के चल जाता। 27 करोड़ बम गिराया गया था वियतनाम। 27 करोड़ बम। आज भी वहां खेती होता है ना, हल उल तनी ज्यादा गहिरा मार देता है तो उसमें से बम निकल जाता है। कबो कबो तो किसान उड़ जाता है सब, मस्ती से वो ट्रैक्टर जोत रहा है, धान से मारा उड़ गया, कह रही चाचा गई लो का नीचे क्या था बम। अभी भी वहां पे बम, 27 करोड़ बम गिराया था। अब वहां की जनता समझ गई। देखिए, कहीं पे भी अगर गुलाम देश होता है या नेताओं का बोलबाला होता है तो केवल और केवल वहां की जनता सफर करती है। हम लोग के यहाँ नेताओं में जो करप्शन है, उससे उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है? हम लोग को। सड़क का पैसा आएगा 10 करोड़ का, 5 लाख में सड़क बना दिया। कई कई को तो सड़क बनाते नहीं, करिया पेंट करा देते हैं, फोटो खींच देते, नया बन गया यहाँ पर। समझ में गया? तो वहां के लोग, वहां की पब्लिक उब गई थी। तो वहां पर एक नेता उभरा जिसका नाम था हो ची मिन। क्या नाम था? हो ची मिन नाम था, हो ची मिन। उसने वहां के लोगों को कहा कि एक हमारे पास प्लान है। तो यहाँ के लोगों से कहा कि हमारे पास प्लान है कि कैसे हमको जीतना है। और यहाँ के लोगों से भी कहा हमको प्लान है। तो कहा कौन प्लान है रे तेरे पास? कहा एक काम करते हैं, रूस को भी मारते हैं, अमेरिका को भी मारते हैं, दोनों को मारते हैं तालिबान से भी खतरनाक था सही सर। कहा कि मारेंगे कैसे, वो सब तो ससुरा हवा में रहता है सब। तो कहा देखो हम लोग के पास फायदा क्या है कि वियतनाम में जंगल बहुत ज्यादा है और वहां बाढ़ की समस्या बिहार की तरह रहती है। कहा कि जंगल और बाढ़ सेना को आगे बढ़ने नहीं देता है। बाढ़ में कितना तेज जाइएगा, इतना से वहां खेलने में आपको आधा घंटा लग जाएगा, आराम आराम से जाना है। और बाढ़ कंटिन्यू रहेगा, सांप घूमते रहते हैं सब। इसने कहा एक काम करते हैं, हम लोग सुरंग खोद देते हैं। तो जंगलों के बीच में क्या खोद दिए सब? सुरंग खोद दिए सब। और जंगल में जहां तहां बड़ा बड़ा गड्ढा खोद के उसमें पत्ती उत्ती ढाप देते थे सब। ऐसा टैंक वैंक लेके आते थे, धप दे टैंक चल गया अंदर। तो इक्को को अगर आदमी नीचे गया ना, सब डर जाता था सब कि अभी औरो होगा। अब रास्ता में है या नहीं इसका किसी को पता नहीं। यही आइडिया लगाया था मेजर चांदपुरी ने बांग्लादेश की लड़ाई में 1971 में, नकली लगा दिया था। अब वहां सेना का तो स्पीड रुक गया। अभी सुरंग में रहते थे सब वियतनाम वाले। अमेरिका की फौज देखेंगे हेलीकॉप्टर आ रहा है, ये आ रहा है, सुरंग में घुस गए। अब सुरंग में घुस गया, आपको क्या पता चला? अमेरिका की फौज आती थी, सुरंग में से निकल के देखते थे, कई गो डेविड जाओ हाँ मैंने डेविड गए मार के रद्द कर दिया सर। दोनों को मार के भगा दिया। कौन? वियतनाम। और वियतनाम के सबसे बड़ा शहर जो है उसका नाम है हो ची मिन सिटी। क्या नाम है? हो ची मिन सिटी। सैगोन कहते थे पहले उसे, क्या कहते हैं? साइगोन। क्या नाम था? साइगोन। तो अभी भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे कि अमेरिका के लिए काबुल और साइगोन दोनों एक ही साबित हुआ, और हकीकत भी है। साइगोन में जब ये लोग अमेरिका वाले भागे थे ना, तो ठीक वैसे ही भागे थे जैसे तालिबान के लोग भाग रहे हैं। देखिए, अफगानिस्तान से तो तालिब अमेरिका आराम से चला गया, लेकिन वहां के लोगों को देख रहे हैं कितना मुश्किल से भाग रहे हैं। तो तालिबान ये सब सुरंग से निकल उकल के एयरपोर्ट के नीचे ले सुरंग खोद दिया था। खोदते 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 नीचे से फोड़ दिया से कर ले उतर, यहाँ से हेलीकॉप्टर से भागे थे लोग बड़ी मुश्किल से। तो अमेरिका की दो सबसे बड़ी हार, अफगानिस्तान और यहाँ पे है वियतनाम। यहाँ 10 साल लड़ाई लड़ा, कुछ नहीं हुआ। यहाँ 20 साल लड़ाई लड़ा, कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं
अमेरिका को हराया नहीं जा सकता। जब तक आप एक रहेंगे आपको कोई नहीं हरा सकता। तालिबान वाले आतंकवादी हैं सब, अनपढ़ हैं सब, लेकिन ससुराल तालिबान तालिबान वाले में यूनिटी देखें, पूरी दुनिया एक और रह गई। ससुर ने अमेरिका तक का बात नहीं सुना सब वहां, और इंग्लिश भी बोल रहा है सब। अशरफ गनी का फोटो हुआ उठा के करा है, आई विल कलेक्ट ऑल द फोटोज ऑफ अशरफ गनी एंड आई विल स्पीड पोस्ट टू द वाशिंगटन डीसी, कलेक्ट दिस ऑल फोटोज इन व्हाइट हाउस। कराई कि अशरफ गनी का सब फोटो व्हाइट हाउस में रख लीजिए, आपके मित्र थे। तो दो जगह से यहां से हार गई थी। तो आज दुनिया में आप जहां भी आतंकवाद देख रहे हैं, जहां भी खून खराबा देख रहे हैं, उस सब में या तो रूस का हाथ है या तो अमेरिका का हाथ है। चाहे वो इजराइल में देखिए, सीरिया में देखिए, फिलिस्तीन में देखिए, इराक में देखिए, अफगानिस्तान में देखिए। तालिबान को जन्म किसने दिया था? अमेरिका ने दिया था, रूस को भगाने के लिए। और रूस को सब मार के भगा दिया सब। कब? 1989 में मार के भगा दिया सब। देखो हरा दिया। रूस एंट्री कब किया था? 1979 में। 10 साल तक ये अफगानिस्तान वाले से कौन लड़ाई लड़ा था? रूस। हथियार इनको कौन देता? अमेरिका। पूरा हथियार भर गया। अमेरिका बिना दाम बिना रिपोर्ट जितना मांगा सब उतना दिया। मुल्ला उमर को अमेरिका लाया, ओसामा बिन लादेन को अमेरिका लाया, कहा कि मारो रूस को, मार दिए सब। और ये सब 10 साल तक, अगले अगले 12 साल तक शासन किए सब। 2001 में तालिबान वालों को कुछ सोचा कि कुछ बड़ा करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ा दिया अमेरिका का। अमेरिका कहा कि रे चोट्टा कहीं का, हमको क्या मारा रे, हम क्या किए थे तुमको? हथियार हम दिए, ट्रेनिंग हम दिए, पैसा हम दिए, हमको क्या मारा? कहा तू रिश्तेदार है हमारा। अमेरिका कहा तो गलत बात है, हम हमला करेंगे तुम्हारे पे। कहा स्वागत है, आइए यहाँ, आप भी कुछ आके जाएंगे। अमेरिका ने हमला किया कब? 2001। अभी जा कब रहा है? 2021। खर्चा कितना हुआ? 62 लाख करोड़। किसका? अमेरिका का। अफगानिस्तान में जो पैसा एयरपोर्ट वगैरह बनाया वो अलगे है अभी, और उसके जो सैनिक मरा है वो अलगे है। हथियार लुटा गया वो अलगे है। इतना जबरदस्त। इसीलिए तालिबान इसको क्या कहा जाता है? ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर। यहाँ जो आता है हार के जाता है। अमेरिका की ऐसी ही हार कहाँ हुई थी? वियतनाम में हुई थी। रूस की भी हार कहाँ हुई थी? तो अब बताइए, वियतनाम को बचाने के लिए रूस आएगा? अमेरिका आएगा? चाइना कहता है तो सब पेट्रोल हम ले लेंगे, क्योंकि तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं। अब तुम्हारी वो औकात नहीं जो तुम हमसे लड़ सको। इसका पेट्रोल भी नहीं निकालने देता है। कौन? चाइना। मार के डुबा देता है। इस जो चला है भारत के पास, कहा कि पेट्रोल निकाल दीजिए मेरा, आधा आप ले लीजिएगा, आधा हमको दे दीजिएगा। भारत कहा कि ठीक है हम निकाल देते हैं। यहाँ आके कौन पेट्रोल निकाल रहा है? भारत निकाल। अभी भी भारत यहाँ से पेट्रोलियम का खनन कर रहा है। हम लोग को जो पेट्रोल मिल रहा है वो 32 से 35 रुपए लीटर पड़ता है, बट टैक्स ज्यादा जोड़ने के बाद हम लोग यहाँ आते हैं। गवर्नमेंट कहती है कि टैक्स जरूरी है, मतलब टैक्स जरूरी है इसलिए हम दाम बढ़ाते हैं। गवर्नमेंट को हम भी कहना चाहते हैं भ्रष्टाचार कम कीजिए ना, पेट्रोल 20 रुपया बेचेंगे तो आपको फायदा में रहेंगे। गलत बोल रहे हैं क्या? बात कर, यहाँ पे भ्रष्टाचार कहाँ नहीं? किस जगह पर नहीं है? वहां पर बस एक डिपार्टमेंट बता दीजिए, हर जगह पे आपको मिलेगा वहां पे भ्रष्टाचार से एक से एक। और कहीं पे भी देखिए, सेना में हथियार खरीदने के नाम पर कभी बफोर्स घोटाला, कभी राफेल को लेके, कभी जीप घोटाला, तो ये सब चीजें। तो यहां से हम लोग कितना करेंगे? जितना यहाँ से एक्स्ट्रा लेके आएंगे इधर, यहाँ लूट लेगा सब। कौन जगह है? दिल्ली। तो वियतनाम तक समझ में आ गया?
वियतनाम की हार किसकी थी, सबसे बड़ी हार किसकी थी, अमेरिका की। तो आप कहेंगे कि रूस की क्यों नहीं थी, क्योंकि रूस भली भांति समझ गया था कि यहां हम फंस जाएंगे, दलदली भूमि पे हम नहीं लड़ पाएंगे। यहाँ जंगलों में ना हेलीकॉप्टर काम करेगा ना कुछ, वरना नक्सलाइटों को हम लोग नहीं मार देते हैं, जंगलों में अंदर कोने दिखबे नहीं करता है वहां पे। तो ये पहले ही निकल गया, तो अमेरिका खुश होकर कहा गया पूरा हमरे वहां हो ची मिन मार दिया। तो भारत में हो ची मिन को एक क्रांतिकारी के रूप में देखा जाता है। क्वेश्चन भी पूछेगा, अंकल हो किसे कहते हैं, हो ची मिन को शॉर्टकट में पहला अक्षर हो, तो अंकल हो, तो हो उनका नाम है। आप उनमें समझिएगा, सुनिए हो, वो वाला हो नहीं है, क्या नाम है, अंकल हो। किसे कहा जाता है, हो ची मिन। किसी को कोई दिक्कत है, आगे बढ़े। आपको यहां से यहां तक देशों की मुद्रा और इनकी राजधानी याद रहनी चाहिए। बताइए वियतनाम की राजधानी, सॉरी ताइवान, म्यांमार की राजधानी, हाँ नेपथाओ। थाईलैंड की राजधानी, वियतनाम, लाओस की राजधानी वियंतान, कंबोडिया की राजधानी नैमपैंग, और वियतनाम की राजधानी हनोई। वियतनाम की राजधानी है सैगोन, इसका क्या है, सबसे बड़ा शहर सैगोन यहाँ पर है। कहां पर, हो ची मिन सिटी। कहां है, हो ची मिन सिटी। अंकल हो किसे कहते हैं, अगर आपसे कहे सैगोन तो समझ जाएंगे किसकी बात कर रहा है, हो ची मिन। यहाँ पर सैगोन, वहां पे सबसे बड़ी हार हुई थी अमेरिका की, वहां पर उससे बड़ी की हार हो गई काबुल में। आज के लिए इतना ही, आगे कल समझेंगे।